मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं किसी कैब के लिए वेट कर रही हूँ, जो आसपास के लोग होते हैं, कुछ शॉप्स होती हैं, कुछ लोग खड़े होते हैं। मुझे उन सबको देखकर ऐसा लगता है कि वो ये फील कर रहे हैं कि मैं एक सेक्स वर्कर हूँ। कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि रात को मैं कभी किसी कैब का वेट कर रही हूँ और एक गाड़ी आ जाए और वो मुझसे मेरा प्राइस पूछ ले। ऐसा हुआ है मेरे साथ। मुझे ऐसा लगता है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में तो ट्रांस वुमेन्स के लिए बहुत ही एक बुरा एक्सपीरियंस है। कितना कुछ एक प्रॉब्लम जो एक लड़की की लाइफ में होती है वो मैंने सिर्फ पढ़ी नहीं है, वो सिर्फ मैंने मूवीज़ में नहीं देखी, मैंने उसको जिया। मैंने उसे जिया क्योंकि मैं एक ट्रांस वुमेन हूँ। लेकिन एक लड़का इसको सिर्फ अगर रियलाइज़ ही कर ले तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। My name is Bruna Free Spirit and I am a tattoo artist. I identify myself as a trans woman and my pronouns are she and her. I put this free spirit behind my name because I feel I am a free spirit from inside. Like बचपन में पेरेंट्स गिव अस आवर नेम। तुम्हें तब पता भी नहीं होता है कि तुम्हारा नाम क्या होने वाला है या क्या होगा, क्या तुम्हारा नाम अच्छा होगा या बुरा होगा उस सोसाइटी में, या उस समय पे जाकर वो नाम आउटडेट हो जाएगा या नहीं होगा। बट कोई भी इंसान उसे कभी चेंज नहीं करता है क्योंकि नाम एक बारी बन जाता है, तुम्हारा नाम होता है वो, तुम उसे कभी चेंज नहीं करते हो। बट बीइंग अ ट्रांस वुमन, व्हेन आई ट्रांजिशनड, आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू गिव अ नेम टू माई सेल्फ। सो ब्रूना नाम मैंने एक मूवी से लिया जो कि मैंने नेटफ्लिक्स पे देखी थी। मूवी का नाम था कन्फेशंस ऑफ अ ब्राज़ीलियन कॉल गर्ल। उसमें एक लड़की थी ब्रूना जो कि सेक्स वर्क करती थी एंड एक मोटिवेटिंग स्टोरी थी कि कैसे सेक्स वर्क से वो कैसे एक बड़ी इंसान बनी, कहाँ वो थी और किस लेवल से कहाँ तक वो बनी। तो वो उस पर एक मूवी है जिससे मैं बहुत इंस्पायर हुई। तो मैंने अपना नाम ब्रूना रखा और फ्री स्पिरिट इसलिए रखा क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सच में फ्री स्पिरिट हूँ। मुझे ऐसा लगता है कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन, कोई भी सेक्सुअलिटी, कोई भी जेंडर इसके बीच में आ नहीं सकता है। कोई भी कास्ट तुम्हें मिलती है, तुम एक इंसान पैदा होते हो, लेकिन तुम्हें कोई कपूर या फिर तुम्हें कोई अरोड़ा या फिर उसे तुम्हें बांट देता है कि तुम आज ये हो या वो हो। मगर फ्री स्पिरिट होने का मतलब है कि मैं हर चीज़ हूँ। मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ ट्रांस वुमेन, तुम कहीं पर भी चले जाओ, सब लोगों का, मोस्टली इंडिया में लोगों का यही थॉट रहता है कि मे बी शी इज़ अ सेक्स वर्कर। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं किसी कैब के लिए वेट कर रही हूँ या फिर कभी मैं ऑटो बुक कर रही हूँ या बुला रही हूँ, तो जो आसपास का जो क्राउड होता है, जो आसपास के लोग होते हैं, कुछ शॉप्स होती हैं, कुछ लोग खड़े होते हैं, उन सबको मुझे उन सबको देखकर ऐसा लगता है कि वो ये फील कर रहे हैं कि मैं एक सेक्स वर्कर हूँ। कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि रात को मैं कभी किसी कैब का वेट कर रही हूँ और एक गाड़ी आ जाए और वो मुझसे मेरा प्राइस पूछ ले। ऐसा हुआ है मेरे साथ। उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा डर लगता है। मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि मैं एक वुमेन हूँ, मैं अपना काम करती हूँ, मैं एक टैटू आर्टिस्ट हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मेरे पास अपना व्हीकल है, मेरे पास हर वो फैसिलिटी है जो एक आम इंसान के पास होती है। बट जब मैं बाहर निकलती हूँ तो आज भी लोगों का माइंडसेट वो ही है कि एक ट्रांस वुमेन है तो वो सेक्स वर्क करती है। मुझे याद है रिसेंटली मैं ललित जा रही थी एक पार्टी के लिए और मैंने एक ऑटो लिया। तो ऑटो ने जब मुझे ललित के बाहर छोड़ा ना, तो उसने मुझसे पूछा कि मैम आपको तो थोड़ी देर बाद ही वापस जाना होगा, तो मैं वेट कर लेता हूँ आपका, रात हो रही है इतनी। वो मुझे सेफ्टी के इश्यूज से नहीं, वो समझ रहा था कि मैं ऊपर जाके रूम में किसी के साथ सेक्स करने वाली हूँ और वापस आ जाऊँगी। तो मैंने उसे बोला कि नहीं, मुझे पूरी रात लगेगी क्योंकि मेरी फ्रेंड्स की पार्टी है यहाँ। पार्टी शब्द नहीं बोला क्योंकि मैं भी देखना चाहती थी कि वो क्या सोच रहा है। मैंने उसे बोला कि मुझे रात लगेगी पूरी यहाँ पर होटल में, आप चले जाइए। तो उसने मुझे एक जो लुक दी, उसने मुझे एक बारी ऐसा जो लुक दिया ना, वो एक लुक था जो कि वो मुझे समझ रहा था कि मैं एक सेक्स वर्कर हूँ और मैं शायद उस होटल में सेक्स करने जा रही हूँ। मेरे फ्रेंड्स की पार्टी थी, मैं बहुत खुश थी, मैं बहुत ड्रेस थी, मेरे को बहुत फ़न आ रहा था और मुझे बहुत अच्छे मूड में वहाँ जाना था। मगर वो 1-2 मिनट की कन्वर्सेशन ने मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब कर दिया। बहुत बारी कैब्स में ऐसा होता है। बीइंग अ टैटू आर्टिस्ट, क्योंकि मेरी बॉडी पे टैटूज़ हैं और मैं कुछ ऐसे कपड़े पहनती हूँ जो छोटे हों, जो भी मेरा मन करता है वो पहनती हूँ। तो मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि कैब वाले मुझसे टैटू के बहाने मुझे टच कर रहे हों, या फिर मेरी थाई पे एक टैटू है तो वो उसको देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं उस चीज़ को, कभी उसको छूने के लिए पूछ रहे हैं। ऐसा मेरे साथ बहुत बारी हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन
में तो ट्रांस वुमेन्स के लिए बहुत ही एक बुरा एक्सपीरियंस है। इससे अगर नेक्स्ट जाए तो मुझे लगता है मेट्रो काफ़ी बुरी है, क्योंकि मेट्रो में मैं आज भी डरती हूँ जाने के लिए। मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ, बट मुझे मेट्रो में जाने से डर लगता है, क्योंकि एक ऐसा डिब्बा जहाँ तुम अकेले खड़े हो और पूरा डिब्बा तुम्हें अगर देखें, पूरे डिब्बे में जितने भी मर्द हैं या औरतें हैं या बच्चे हैं, सब अगर तुम्हें एक साथ देखे तो तुम कैसे कर पाओगे ना। और वो देखेंगे कब तक, जब तक कि तुम्हारा स्टेशन नहीं आ जाता। तो मैं एक बार मेट्रो में गई हूँ और मुझे याद है कि उस डब्बे में मेरा स्टेशन अभी आया भी नहीं था, बट मैं अपने स्टेशन से पहले उतर गई, क्योंकि जिस तरह से सब लोग मुझे देख रहे थे, ना कि सिर्फ मर्द बट की औरतें भी, कुछ आंटीज़ थी या जो भी वो लोग मुझे देख रहे थे, वो बस एक ही नज़र से देख रहे थे कि ये सेक्स वर्क करती है। तो मेट्रो मेरे लिए अनसेफ़ है, कैब्स मेरे लिए अनसेफ़ है। खुद का व्हीकल मैं कहूँगी ठीक है, लेकिन हर किसी के पास ये प्रिविलेज नहीं होती इस कम्युनिटी के अंदर। बहुत सारे लोग हैं जो कि इन्हीं बस, मेट्रो और इसके सहारे ट्रैवल करते हैं रोज़। तो अगर ऐसा मुश्किल बना देंगे, इतना मुश्किल कर देंगे हमारा ट्रैवल करना, तो सोचो क्या होगा फिर। मेट्रो में मुझे ऐसा लगता है कि मैं दोनों डब्बों में गई हूँ। मैं लड़कियों के सेक्शंस में भी गई हूँ और लड़कों के सेक्शंस में भी गई हूँ। लड़कों के सेक्शन में तो ऑब्वियसली जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत बुरा था। क्यों? क्योंकि यहाँ तक ठीक है कि वो मुझे देख रहे हैं, मगर तुम्हें पता है कि मेट्रो में रश भी होता है। राजीव चौक जैसी जगहों पर बहुत रश आ जाता है, लोग एक दूसरे से चिपक के खड़े होते हैं। तो लड़कों वाले सेक्शन में कभी कभी लोग मुझे टच करने की कोशिश करते हैं, जो कि हुआ भी है। तो उस सेक्शन में तो मुझे डर लगता है, मगर मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़कियों का सेक्शन भी बहुत अच्छा है। उस सेक्शन में मुझे अगर छेड़ा जा रहा है तो इस सेक्शन में मुझे जज किया जा रहा है। मैं देखती हूँ कि यंग क्राउड को छोड़कर जितने भी आंटीज़ हैं या जितने भी ओल्ड एज पीपल हैं, वो मुझे ऐसी नज़र से देखते हैं, ऐसी बुरी नज़र से देखते हैं कि जैसे कि मैंने कि बहुत कुछ गलत काम कर दिया हो। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं उसमें ट्रैवल कर सकती हूँ, लेकिन सब नहीं होते हैं। किसी को तुम इतना कॉन्शियस अगर कर दोगे तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली डिवाइड है 4 हिस्सों में, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। मैं मोस्टली साउथ दिल्ली में रहती हूँ और साउथ दिल्ली में ही मुझे ट्रैवल करना होता है। साउथ दिल्ली के क्लब्स में या कैफ़ेज़ में या कहीं भी मुझे जाना होता है तो मोस्टली साउथ दिल्ली होता है। और साउथ दिल्ली के अंदर मैं हमेशा वुमेन सेक्शन वाले बाथरूम में जाती हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मगर अगर मैं नॉर्थ दिल्ली की बात करूँ, अगर मैं वेस्ट दिल्ली की बात करूँ और ईस्ट दिल्ली की बात करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो ऑब्वियसली अगर मैं वुमेन्स वॉशरूम यूज़ करती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होगी। वो लोग इस चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। साउथ दिल्ली का एक अच्छा इलाका है, यहाँ पे थोड़े एजुकेटेड लोग रहते हैं। एजुकेटेड लोग हर जगह रहते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं नॉर्थ दिल्ली में हूँ और मुझे वॉशरूम जाना हो तो मेरी ज़िंदगी के लिए वो बहुत ख़तरनाक चीज़ होगी। शायद मैं इसीलिए पिछले 3 साल में दिल्ली के किसी और हिस्से में जाती भी नहीं हूँ। अगर मुझे घूमना होता है, कहीं भी जाना होता है तो सेंटर या फिर साउथ दिल्ली। अगर मुझे नॉर्थ जाना हो या वेस्ट या ईस्ट दिल्ली जाना हो तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ का क्राउड डिफरेंट हो जाता है, वहाँ के लोग डिफरेंट हो जाते हैं। वही 100 लोग जो मुझे यहाँ ताड़ रहे हैं वहाँ 1000 हो जाते हैं। वहाँ हर कोई मुझे शेयर करने लग जाता है, कुछ बोल सकता है, कमेंट्स पास करता है। यहाँ एटलीस्ट लोग कमेंट पास नहीं करते हैं। मगर दिल्ली इस तरह से बटा हुआ है, लेकिन LGBT कम्युनिटी के लोग, ट्रांस वुमेन्स हर जगह रहती है। कुछ क्लॉजेट में है, कुछ क्लॉजेट से आउट हैं, और उनको जो फेस करना पड़ता है वो मैं सोच भी नहीं सकती। मैं हमेशा, मुझे लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कर लूँगी और मैं करती भी हूँ, लेकिन मैं ऐसे दोस्तों को, ऐसे लोगों को जानती हूँ जो इतना कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं अभी, जो क्लॉजेट से बिल्कुल बाहर आया हो। सोचो कि आप एक लड़का हो और आज आपको एक लड़की के कपड़े पहना दिए जाएँ और आपको बोला जाए कि आप बाहर जाओ। 2 मिनट के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि दुनिया आपको किस तरह से देख रही है। उस चीज़ को करना इतना मुश्किल होता है। इस चीज़ को करना ही मुझे लगता है ट्रांस का जो मीनिंग है, फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी का जो बैलेंस है, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांस उसी को बोलते हैं। तुम एक मेल हो, बट तुम अंदर से एक फीमेल की तरह भी सोच सकते हो। एक फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों तरह से सोच सकता है, वो एक बैलेंस बना के भी चल सकता है। मगर हमारी सोसाइटी ने इसको बहुत डिफ्रेंशिएट कर दिया कि अगर तुम मैस्कुलिन हो तो तुम मैस्कुलिन रहोगे, और जैसे ही एक मैस्कुलिन फेमिनिन बनने की कोशिश करेगा तो सब उसे देखने लग जाएंगे। जैसे एक फेमिनिन थोड़ा सा भी मैस्कुलिन बनने की कोशिश करेगी, सब उसे देखने लग जाएंगे ऐसी नज़रों से जैसे कि उसने पाप कर दिया है। मगर ये बस एक बैलेंस है एनर्जी का, जो स्ट्रेट लोगों को नहीं पता है। पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को सुनकर, क्योंकि सेक्स वर्क इंडिया में आज से नहीं, काफ़ी टाइम से है। मुझे ऐसा लगता है कि सेक्स वर्क
एक अच्छी चीज़ है इसलिए क्योंकि बहुत सारे लड़कों को, बहुत सारे यंग बच्चों को जिनको अपनी प्यूबर्टी के टाइम पर या फिर जब उन्हें सेक्स एजुकेशन मिलती है या जब वो बड़े होते हैं तो सारे हार्मोन उनके अंदर जो होते हैं ना वो थोड़ा हिल जाते हैं और उनका बहुत मन करता है या ऐसी चीज़ें वो करने लग जाते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए किसी वुमेन के साथ। ऐसे थॉट्स उनके मन में आने लग जाते हैं किसी वुमेन के लिए जो उन्हें नहीं करना चाहिए। सेक्स वर्क उसको रोकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी लड़के को सेक्स करना है और वो कोई वुमेन को पे करता है इस काम के लिए जो वुमेन कंसेंट के साथ इसे करने देती है तो ये एक नॉर्मल बात है। एटलीस्ट वो किसी का रेप नहीं करेगा, एटलीस्ट अब वो जाके हर लड़की को छेड़ेगा नहीं, एटलीस्ट वो अपनी ज़िंदगी पे फोकस करेगा और सिर्फ लड़कियों के वो। मैंने देखा है इंडिया में लड़कों का दिमाग बहुत ज़्यादा बड़े होते होते सेक्स से ऐसा भर जाता है, उनका बहुत मन करता है, वो लड़कियों को डेट करना चाहते हैं, उनके साथ सेक्स करना चाहते हैं, मगर उन्हें पता नहीं है कि ये करना कैसे है। उन्हें इस चीज़ की एजुकेशन नहीं है, उन्हें इस चीज़ का कुछ अंदाज़ा नहीं है कि उन्हें कैसे अप्रोच ही करना चाहिए। सेक्स वर्क इस चीज़ को रोकता है, सेक्स वर्क उनको सिखाता है। बहुत सारी ऐसी वुमेन्स हैं जिन्हें मैं जानती हूँ जो सेक्स वर्क करती हैं और वो अपने प्रोफेशन से प्यार करती है। मुझे ऐसा लगता है इंडिया से बाहर अगर हम जाएँ तो सेक्स वर्क एक नॉर्मल चीज़ है और अब मुझे ऐसा लगता है कि वक्त आ गया है कि यहाँ पर भी सेक्स वर्क को नॉर्मल कर दिया जाए। फ्यूचर के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ सेक्स करना चाहती है या कोई लड़का करना चाहता है किसी लड़के के साथ सेक्स और वो उसे पे करता है तो ये एक नॉर्मल बात हो जाने वाली है और ये एक अच्छी बात हो जाने वाली है क्योंकि वो ही लड़का आगे जाके किसी का रेप कर सकता है, आगे जाके किसी को मोलेस्ट कर सकता है। लड़कों के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, किसी को ड्रंक करके उसके साथ ये करो या वो करो। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए सेक्स वर्क बना है। सेक्स वर्क करने से मुझे नहीं लगता कि वो और सेक्स के लिए पागल हो जाएंगे, बट मुझे लगता है कि वो सेक्स के लिए नॉर्मलाइज हो जाएंगे ये कर। मुझे ऐसा लगता है सेक्स एजुकेशन जेंडर के ऊपर और सेक्सुअलिटी के ऊपर बेस्ड है। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में थी तो हमारी जेंडर की, सेक्सुअलिटी की, इन सब की क्लासेस होती थी जिन्हें हम बिल्कुल अनइंटरेस्टेडली, लाइक लड़के बहुत इंटरेस्टेड होते थे कि सेक्स की कुछ बात होने वाली है और उन्हें बहुत मज़ा आता था उस क्लास में जाने के लिए। बट मैं खुद उस क्लास में थी और मैं खुद जानती हूँ कि हम लड़कों ने उस क्लास से कुछ भी नहीं सीखा है। हमने सीखा तो बस कुछ फ़न करने वाली बातें या फिर कुछ सेक्सुअल रिलेटेड बातें, हमने कुछ एजुकेशन उससे नहीं लिया है। अगर एक लड़के को या एक लड़की को सच में सेक्सुअल एजुकेशन चाहिए, सच में सेक्सुअलिटी के बारे में जानना है तो अगेन उसे बैलेंस के बारे में समझना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी लड़का किसी लड़की को नहीं समझ सकता, कोई भी लड़की किसी लड़के को पूरी तरह नहीं समझ सकती है। लड़के तो हमेशा बोलते ही हैं कि एक लड़की को समझने के लिए तुम्हें एक किताब पढ़नी होगी, एक किताब में भी नहीं आ सकता है कि एक लड़की को कैसा समझा जाए। मुझे भी हमेशा से ये लगता था, बीइंग अ गाय, बीइंग अ ट्रांस वुमेन, पहले जब मैं अपनी लाइफ में थी तो मुझे भी ये लगता था कि ये लड़कियां कैसी होती हैं, इनको समझना ही कितना मुश्किल है। और मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि लड़कियों को भी लड़के इतने ही नहीं समझ में आते होंगे। चाहे तुम शादी कर लो, शादी करने के बाद हमेशा तुम देखते हो कि वो लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं, क्योंकि जब एक लड़का अब एक लड़की के साथ रहता है और उसकी प्रॉब्लम्स को देखता है, एक लड़की एक लड़के की प्रॉब्लम्स को देखती है, तो वो प्रॉब्लम्स 50% ख़त्म हो जाती है। मगर अगर इसे 100% ख़त्म करना हो तो मुझे लगता है कि मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी की जो बैलेंस है वो हर किसी को समझने की ज़रूरत है। अगर एक लड़का अपनी फेमिनिन एनर्जी को समझ पाए, अगर एक लड़का अपने अंदर, हर इंसान के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन है। एक बाप जिसकी बेटी है और बेटी की मॉम नहीं है, वो अपनी बेटी के लिए माँ भी बन जाएगा, वो सब करेगा उसके लिए। उस वक्त वो माँ का भी रोल निभा सकता है और एक मदर एक फादर रोल भी निभा सकती है। जब ज़रूरत पड़ती है तो हम अपनी मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी दोनों को यूज़ करने लग जाते हैं। मगर यही एजुकेशन अगर बच्चों को दी जाए, अगर यही एजुकेशन मैं मोस्टली कहूँगी लड़कों को दी जाए। अगर एक लड़के को, मैं एक वर्कशॉप में गई थी और मुझे याद है उस वर्कशॉप में एक सिंपल सा काम था, जितने भी लड़के थे वो साड़ी पहनेंगे और एक दिन के लिए बाहर जाकर डीयू में, मुझे याद है डीयू के अंदर एक कॉलेज था, हिंदू कॉलेज था, वहाँ पे जितने भी लड़के हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन में थे वो सब साड़ी पहनेंगे और बाहर जाएंगे और घूमेंगे उस दिन। अब जब वो साड़ी पहनकर बाहर जाते थे ना, सब उसका मजाक उड़ाते थे, सब उनके ऊपर हंसते थे, कुछ लोग उनको ऐसी गंदी नज़रों से देखते थे। वो एक दिन का एक्सपीरियंस उन लड़कों के लिए ना, लड़कियों के लिए चेंज लाया। उनका जो दिमाग में एक मेंटालिटी थी ना, वो चेंज किए। मुझे पूरा यकीन है कि अब वो लड़के कभी किसी लड़की को टीज़ नहीं करेंगे इस तरह से, क्योंकि वो खुद टीज़ हो चुके हैं।
बीइंग अ ट्रांस वुमेन, मेरी मैस्कुलिनिटी के अंदर जैसे ही मैंने फेमिनिटी को ऐड किया मैंने अपनी लाइफ के अंदर, अब मैं ऐसे बाहर जाती हूँ, जो कपड़े मुझे पहनने होते हैं पहनती हूँ, तो मैं रियलाइज़ करती हूँ रोज़ कि एक लड़की किस चीज़ों से गुजरती है। स्टार्टिंग फ्रॉम हर डे, उसे एक कैब लेनी है या ऑटो लेना है, वहाँ से उसका दिन स्टार्ट होता है, और किस तरह से लोग उसे दिन भर ताड़ते हैं या टीज़ करते हैं, कितना कुछ एक प्रॉब्लम जो एक लड़की की लाइफ में होती है, वो मैंने सिर्फ पढ़ी नहीं है, वो सिर्फ मैंने मूवीज़ में नहीं देखी, मैंने उसको जिया। मैंने उसे जिया क्योंकि मैं एक ट्रांस वुमेन हूँ। लेकिन एक लड़का इसको सिर्फ अगर रियलाइज़ ही कर ले तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अगर एक लड़की अपनी मैस्कुलिनिटी को थोड़ा सा जगा कर समझ सके कि लड़कों की क्या प्रॉब्लम है, तो उसकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी कि वो कैसे एक लड़का एक लड़की कैसे एक दूसरे को कैसे समझना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। बट इस प्रॉब्लम का मुझे लगता है ये सॉल्यूशन है। मुझे बचपन में ही 4th या 5th क्लास में ये पता चल गया था कि मैं अंदर से फेमिनिन भी हूँ। मैं मैस्कुलिन तो हूँ, मेरी बॉडी मैस्कुलिन है, बट अंदर से मुझे ये बात पता चल गई थी कि मैं थोड़ी सी फेमिनिन भी हूँ। मगर उस समय में शायद 1999 या 2000 का टाइम था, उस समय में इस बात को बोलना या समझना एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है, और सोसाइटी में या पेरेंट्स से इसके लिए बात ही करना एक पाप था। तो मुझे ये तो पता था कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है। मुझे ट्रांस वुमेन, LGBT ये शब्दों के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या ये सही है भी या नहीं, क्या मैं बीमार हूँ या क्या मैं गलत पैदा हो गई हूँ। ये सब थॉट्स मेरे मन में पूरे मेरे बचपन से बड़े होते हुए चलते हुए आए हैं। मेरा जो जर्नी है, मुझे ऐसा लगता है वो स्पिरिचुअलिटी से स्टार्ट हुआ, क्योंकि मुझे याद है कि मैं अपनी मॉम की साड़ीज़, हर ट्रांस वुमेन की तरह मैं अपनी मॉम की साड़ीज़, अपनी मॉम के सूट्स या उनकी इनर्स, मुझे पहनना बहुत मज़े आते थे उसको पहनने में। तो मैं एक रूम में अपने आप को बंद करके, जिसे क्लोजेट बोला जाता है, उस रूम में बंद करके अपने आप साड़ी पहनकर या उनका सूट पहनकर, उस टाइम पे फ़ोन नहीं होता था तो पिक्चर्स भी क्लिक नहीं कर सकते थे, उस टाइम पे इंस्टाग्राम नहीं होता था तो कोई पिक्चर्स को तुम्हारी कोई लाइक नहीं करने वाला है, कोई तुम्हें कमेंट नहीं देने वाला है, कोई भी तुम्हारी उन पिक्चर्स को देख के वाओ ऐसे कुछ नहीं बोलने वाला है। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, आज भी सिर्फ वो साड़ी पहनने की एक जो फील है वो मैं भूल नहीं सकती हूँ। तुम्हें कोई कमेंट्स, लाइक्स कुछ नहीं मिलने वाला है उस एक अकेले रूम में। उस टाइम पे तो इतने बड़े शीशे भी नहीं होते थे कि मैं अपने आप को पूरा देख सकूं। मगर मुझे आज भी याद है कि जब साड़ी वो मैं पहनती थी तो जो खुशी मुझे मिलती थी, मुझे नहीं पता एक कपड़ा तुम्हें कैसे ऐसी खुशी दे सकता है, मगर उस साड़ी को पहनने से मुझे जो खुशी मिलती थी वो सबसे बड़ी खुशी थी। बड़े होते होते मुझे लगा कि ये लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है, ये लाइफ का एक फ़ेज़ है, बस ये मैं ऐसे ही करती हूँ और ये चला जाएगा। बड़े होते होते मैं स्कूल पहुँची। स्कूल के टाइम पे भी मैं ये क्लोजेट में अपने करती थी। मुझे लगा ये कॉलेज में चला जाएगा। कॉलेज के टाइम पर भी ये चला तो गया, बट मैं इसे फिर भी करती थी। पता नहीं क्यों अंदर से मेरा मन करता था कि मुझे एक लड़की की तरह ड्रेसअप होना है, और किसी को बता नहीं सकते हैं, इतना बड़ा एक पाप है इसे करना, इतना प्लान करना पड़ता है तुम्हें एक सिर्फ आउटफिट पहनने के लिए। तो बहुत मुश्किल होता था, कुछ समझ नहीं आता था, सेल्फ एक्सेप्टेंस ही नहीं थी। दूसरे लोग तुम्हें क्या एक्सेप्टेंस देंगे, तुम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। मेरी लाइफ के अंदर मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ बचपन से, तो मैंने सोचा मोस्टली LGBT कम्युनिटी में जितने भी लोग होते हैं वो बचपन से डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि जब बचपन में वो अपने मॉम डैड को बता देते हैं, अपने पेरेंट्स फ्रेंड्स को बता देते हैं, तो उन्हें बुली किया जाता है स्कूल के अंदर, उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनके पेरेंट्स उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इन सब से बचने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी एक लड़के की तरह ही जीऊँगी और इसको बस लाइफ का एक छोटा सा पार्ट बना कर रखूँगी। ऑल्सो मेरे डैड बहुत स्ट्रिक्ट थे। मुझे पता था कि वो कभी इस बात को मानेंगे नहीं, वो कभी इस बात को समझ नहीं सकते हैं, और ये बात को मानना और उन्हें बताना या उन्हें मनाना कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ को करने के लिए। मैं अपनी लाइफ को ख़राब करूँगी, तो मैंने एक लड़के की ज़िंदगी चूज़ की। अब जब मैंने वो ज़िंदगी चूज़ की तो मैंने हर चीज़ एक लड़के की तरह की। अपनी ज़िंदगी के 25 साल मैंने एक लड़के की तरह गुजारे हैं। मैंने वो ही सब किया है जो एक लड़का सोसाइटी में करता है। मैंने लड़कियों को भी डेट किया है, मैंने उनके साथ ब्रेकअप भी किया है, मैंने उन्हें डिच किया है, धोखा दिया है, यूज़ किया है। नॉर्मली जो लड़कों को सिखाया जाता है, मैं बिल्कुल वैसे ही बड़ी हो रही थी। जिस लोकेलिटी में मैं बड़ी हो रही थी वहाँ पे सब ऐसे थे, तो मैं भी ऐसी थी। और अपनी 25 साल तक की उम्र तक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो भी किया वो एक कठपुतली जो होती है, एक लड़का, हर एक लड़के की लाइफ एक सिमिलर होती है, ये मैं आज समझती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ भी सेम वैसी ही थी, सेम सिमिलर लाइफ थी। लेकिन
25 ईयर्स की एज पर मेरे डैड की डेथ हुई। बहुत सैड पार्ट था, उन्हें हार्ट अटैक आया, उनकी डेथ हो गई। मुझे बहुत दुख हुआ, मगर मुझे एक होप मिली। मुझे लगा कि अब वो नहीं है और अब शायद मैं इस चीज़ को और खुलकर कर सकूं। बहुत टाइम तक मैंने इस चीज़ को दबा कर रखा था, मगर अब मुझे लगा कि शायद मुझे ज़िंदगी में एक ट्राई तो देना चाहिए, शायद मुझे एक बार तो करना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन था कि मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, मैं बस ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेसअप कर लूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रूम में करती थी तो अब कहीं और जाके कर लूँगी, कुछ कपड़े खरीद लूँगी। बस इतनी मेरी विशेष थी उस टाइम पर, मेरे डैड की डेथ के बाद। बट उनकी डेथ के बाद मैंने अपनी लाइफ को दोबारा मौका दिया, लाइफ को दूसरी तरह से समझने का। 25 साल के बाद मेरा जो ट्रांजिशन हुआ वो एक वुमेन की तरह हुआ। अब जब मैंने एक वुमेन की लाइफ को जीना स्टार्ट किया तो मेरे पास ना बहुत सारी रियलाइजेशंस आने लग गई, बहुत सारी। लाइक एक रियलाइजेशन है नहाने के ऊपर। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में जब भी नहाती थी एक लड़के की तरह, और मैं श्योर हूँ कि सारे लड़के ऐसे नहाते होंगे, मैं हमेशा सोप को अपने हाथों पे रब करती थी, स्टमक तक करती थी, बट मैं नीचे कभी नहीं झुकती थी। मैं कभी बैक पर सोप नहीं लगाती थी, मैं अपने फेस पर और अपने फ्रंट हाथों पर फेस सोप लगाकर 2 मिनट में पानी डालकर बाहर आ जाती थी। और पूरी 25 साल तक मैं ऐसे नहाई हूँ। मगर जब मैं एक लड़की बनी और आज मुझे उस दिन जब मुझे नहाना था, तो सबसे पहले तो मैंने एक लूफ़ा ख़रीदा। ज़िंदगी में पहली बार मुझे पता चला कि लूफ़ा नाम की कोई चीज़ होती है, बॉडी वॉश नाम की कोई चीज़ होती है। अब मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं क्या करने जा रही हूँ अंदर, बट बॉडी वॉश और लूफ़ा लेकर मेरा बस एक मिशन था उस दिन का कि मैं अपनी बॉडी के हर पार्ट को साफ़ करूँगी, क्योंकि लड़कियों के कपड़ों में अब मेरे पार्ट्स दिखते हैं। तो मैं अपने सारे बॉडी पार्ट्स को साफ़ करने लग गई। मैंने अपने हैंड्स को साफ़ किया, मैंने अपनी फीट्स को साफ़ किया, बैक को अपनी साफ़ किया। ये साफ़ करते 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 मुझे आधा घंटा हो गया। मुझे रियलाइजेशन आई कि क्यों बचपन से हर कोई बोलता है कि ये लड़कियां तो बहुत ज़्यादा देर लगाती हैं नहाने में, आधा घंटा लगाती हैं, ये क्या करती हैं अंदर नहाने के अंदर। मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि ये लड़कियां तो अपनी बॉडी को अच्छे से साफ़ कर रही हैं, हम लड़के अपनी बॉडी को कभी साफ़ नहीं रखते, क्योंकि हमें पता है हमें जीन्स टी शर्ट, एक तरह का हमारा जीन्स टी शर्ट, शर्ट और पैंट, ये 4 कपड़े हैं जो लड़के पहनते हैं, जिसमें उनका जितना पार्ट ढकना होता है वो उसको कभी साफ़ नहीं करते हैं, वो उस तरह से कभी नहीं नहाते हैं जिस तरह से एक वुमेन नहाती है। आज जब मैं नहाती हूँ तो मुझे वो डिफरेंस महसूस होता है, क्योंकि मैं अपनी हर बॉडी के पार्ट को साफ़ करती हूँ। ये मेरी फर्स्ट रियलाइजेशन थी। सेकेंड रियलाइजेशन थी जब मैं बाहर गई एक वुमेन की तरह। मैंने भी लड़का होने के नाते मैंने भी लड़कियों को टीज़ किया है रोड पर, मैं भी उन पर हंसी हूँ, मैंने भी बोला है कि क्या पहना हुआ है, मैंने भी उन्हें छेड़ा है, क्योंकि जिस सोसाइटी से मैं आती हूँ मैंने ये सीखा और मैंने ये वैसा सेम किया अपने दोस्तों के साथ। एक वुमेन होने के बाद जब मैं लड़की बनी और अब जब मैं बाहर जाती हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारा कर्मा मुझे वापस मिलता है। जो 25 साल तक मैंने लड़कियों के साथ किया ना, वो सारा कर्मा मुझे अब वापस मिल रहा है एक वुमेन के रूप में। आज मुझे ये सब फेस करना पड़ता है जो एक लड़का अपनी ज़िंदगी में बस नॉर्मली यूँ कर देता है, किसी लड़की को डिच कर देना या उसे धोखा दे देना, ये सब तो रिलेशनशिप की बातें हैं। मगर जब वो बाहर जाती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को ना समझना, उनके पीरियड्स को ना समझना, उनकी कपड़े पहनने के आउटफिट की उस चीज़ को ना समझना, ये सब रियलाइजेशंस मेरे पास आने लग गई। ये सब रियलाइजेशंस जब मेरे पास आ रही थी तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैं धीरे धीरे अभी भी क्लोजेट में थी। अब मेरी ज़िंदगी में वो समय आ गया था जब मुझे ये तय करना था कि मुझे ये करना है या नहीं, मगर करने से पहले मुझे ये ट्राई भी करना था और इस बारी मुझे अपने क्लोजेट से बाहर निकलना था। मगर किसी को पता नहीं था, मेरे पास कोई जगह नहीं थी। मोस्टली कम्युनिटी में ट्रांस वुमेन्स के पास ये प्रॉब्लम होती है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट चीज़ को चूज़ किया, अपनी कार को। मेरी कार होती थी, मैं उसी के अंदर ड्रेसअप होती थी, अपने काम तक जाती थी, काम तक पहुंचने से पहले ही अपनी ड्रेस चेंज कर लेती थी और फिर अपने काम पे जाती थी। ऐसा रोज़ मैं सुबह और शाम करने लगी। मैं ड्रेसअप होके सिर्फ कार का वो 1 घंटे का जो मेरा रूट होता था, वो मेरा एक वुमेन का रूट होता था। उस टाइम पे मैं एक वुमेन होती थी, जो कि बहुत मुश्किल होता था कि कार में ही तुम ड्रेसअप करो, अपने आप को देख भी ना सको, कपड़े पहनो, मगर चल इतने मज़े आते थे। तो मैं एक नई ज़िंदगी स्टार्ट कर चुकी हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी एक नई ज़िंदगी स्टार्ट हो गई है। मैं दोबारा से एक बच्ची हूँ और अब एक वुमेन की तरह पैदा हुई हूँ और अब मैं ये सब सीख रही हूँ। एक दिन मेरे साथ गाड़ी में थोड़ा बुरा एक्सपीरियंस हुआ। मुझे याद है कि मैं ड्रेसअप होके जा रही थी, मेरी कार के जो लॉक होते हैं वो खुले हुए थे। मैं एक जगह खड़ी थी, मेरी गाड़ी खुली और कोई मेरे अंदर आके उसने बोला कि वो पुलिस वाला है। वो पुलिस वाला नहीं था, बट कोई हट्टा कट्टा एक इंसान मेरी गाड़ी में एकदम से आके बैठा। अब उसने मुझे देखा और उस टाइम पे सेक्शन 377 लीगल नहीं था, उस टाइम पे ये करना इलीगल था। तो उसने मुझे देखा, उसने मुझे सीधा बोला कि मैं तुम्हारी फैमिली को जाकर, तुम्हारी सोसाइटी में जाके ऐसे ही तुम्हें खड़ा कर दूंगा अभी जाकर,
क्योंकि तुम ये कर रहे हो, ये गलत काम है। मैं डर गई बहुत ज़्यादा। मैंने उसको बोला कि प्लीज़ ऐसा मत करो। बहुत रोने धोने के बाद उसने कुछ मुझसे पैसे लिए और उसने बोला कि आज के बाद ये मत करना। बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, क्योंकि उस टाइम पे एकदम से मेरी फैमिली के सामने मैं ऐसी खड़ी हो जाऊँ, उन्हें बिना बताए उस सोसाइटी के सामने ऐसा हो जाए। उसको, उस बंदे का क्या मोटिव था मुझे आज भी नहीं पता, मगर वो पैसे लेकर चला गया। तो मैंने सोचा कि मैं कार में अब ये नहीं करूँगी, ये बहुत मुश्किल हो गया है। सेकेंड ऑप्शन मैंने चूज़ किया मॉल को। मॉल्स होते हैं जो खाली पड़े होते हैं, टॉप फ्लोर्स होते हैं, उनके जो वॉशरूम्स होते हैं उनमें कोई नहीं जाता। तो मैंने सोचा कि मैं मॉल्स के वॉशरूम में जाऊंगी, वहाँ चेंज करूंगी, वहाँ शीशा भी होता है, और वहाँ पे चेंज करके अपने आप को देख के पिक्चर्स क्लिक करूंगी। तो कुछ टाइम तक मैंने ऐसा किया, मगर उस मॉल में भी लोगों को शक होने लग गया, गार्ड को शक होने लग गया। मेरे बैग में हमेशा लड़कियों के कपड़े और एक्सेसरीज होती थी, तो मेरे लिए वो भी टफ हो गया। उसके बाद मैंने चूज़ किया पार्क में जाना। मैंने सोचा मैं पार्क में जाती हूँ, मैं कहीं बाहर जाना चाहती थी। कपड़े तो मैं पहन लेती थी, ड्रेसअप तो मैं हो जाती थी, मगर मुझे कहीं बाहर भी जाना था। तो मैंने पार्क को चूज़ किया। कुछ दिन पार्क में ड्रेसअप होके जाने के बाद मेरे साथ पार्क में भी एक बुरा एक्सपीरियंस हुआ। इतने सारे बुरे एक्सपीरियंसेस के बाद ना मैंने सोचा कि लाइफ ऐसे नहीं चल सकती है। मुझे अपने आप को जानना होगा, अपने आप को पहचानना होगा, और इन चीज़ों से अगर निकलना है, जो मैं हूँ, अगर मुझे ये लगता है तो मुझे वो करना होगा। मैंने प्लान किया कि मैं गोवा जाऊंगी अकेली, एक सोलो ट्रिप के ऊपर। मैं 7 दिन के लिए वहाँ एक लड़की की ज़िंदगी जीऊँगी, एक बारी भी लड़का नहीं बनूंगी, और देखूंगी कि क्या मुझे यही चाहिए। मुझे उस टाइम पे मेकअप करना नहीं आता था, मुझे उस टाइम पर ड्रेसेस पहनना अच्छे से नहीं आता था। मैं इतनी सुंदर नहीं थी, ऐसी नहीं दिखती थी जैसी आज दिख रही हूँ। एकदम से इनमें ट्रांजिशन हुआ था, तो बिल्कुल बीच का टाइम था। मैं गोवा गई, मैंने यहाँ से अपने कपड़े पैक किए, मैं यहाँ से एक लड़के की तरह गोवा गई। मैं इतनी एक्साइटेड थी कि गोवा के एयरपोर्ट से निकलने से पहले गोवा के वॉशरूम में, एयरपोर्ट के वॉशरूम में ही मैंने चेंज कर लिया। और मेरा मकसद यही था कि मैं यहाँ पैर रखूँगी तो एक वुमेन की तरह। मुझे याद है मैं रात को 3-4 बजे पहुँची थी। मैं एक ट्रांस वुमेन थी और वहाँ पर एक अनजान एकदम जगह पर आ गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, रात के 4 बज रहे थे, मुझे कैब करके अपने होटल जाना था। ये सब डर और एक्साइटमेंट के बीच में स्टिल मैंने वो सब किया। गोवा के अंदर मैंने 7 दिन एक लड़की की तरह बिताए। वो हर चीज़ की जो मुझे करनी थी, फुली इंडिपेंडेंटली की, अच्छे से की, अपने आप को समझा, और अपने आप को वहाँ पर ना मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया। LGBT कम्युनिटी के अंदर और ट्रांस वुमेन होने के अंदर सबसे मुश्किल काम है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि तुम ये कैसे हो सकते हो। आज एक लड़का ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता अगर उसे बोल दिया जाए कि तू तो लड़की जैसा है, तू तो चूड़ियाँ पहन ले, या ऐसे ये जो फ्रेजेस बने हुए हैं, ये उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत देते हैं, क्योंकि वो ये नहीं सुन सकता, क्योंकि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना। गोवा जाकर मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। जिस दिन मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया, मुझे लगा कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं अपने आप को समझ चुकी हूँ और मैं जान चुकी हूँ कि मैं हूँ क्या। 25 साल तो मैंने लड़के की ज़िंदगी जी ली है, लेकिन अब जो बाकी 25 साल हैं वो मैं एक वुमेन की तरह जीना चाहती हूँ। अपनी लाइफ को ऐसे जीना चाहती हूँ जो मैं खुद फ्रीली करना चाहती हूँ। मैंने सोचा कि मैं वापस जाऊँगी और धीरे धीरे कर अपनी लाइफ में सबको बताऊँगी। मैं लकी थी कि मेरे रिलेटिव्स, मेरे कज़न्स, मेरे फ्रेंड्स, जहाँ मैं काम करती हूँ, मेरे कोलीग्स, उन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया। मुझे आज भी याद है कि मेरा एक कोलीग था, ही इज़ ऑल्सो अ टैटू आर्टिस्ट। तो मैं उसको अपनी स्टोरी बता रही थी और मैं उससे एक्सेप्टेंस की भीख मांग रही थी। मैं सबसे जाकर ना एक्सेप्टेंस मांगती थी कि प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि मेरा बिल्कुल स्टार्टिंग का टाइम था। मुझे आज भी याद है कि उसने बोला था, मैंने उससे पूछा कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या मैं ऐसे ड्रेसअप होकर काम पर आकर टैटू कर सकती हूँ। उसने मुझे सिंपल सी बात बोली। उसने मुझे बोला कि ब्रूना, तुम मुझसे रोज़ पूछते हो कि मैं क्या पहनूं। मैंने बोला कि नहीं। उसने बोला कि मुझसे क्यों पूछ रहे हो, जाओ जो करना है करो। ये सिंपल उसका सवाल था, जिसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया। मेरे कज़न्स ने मुझे समझा। मेरे भाई, अच्छी बात ये थी कि वो साइकोलॉजी ऑनर्स कर रहा था, तो वो जेंडर के बारे में जानता था। तो जब मैंने उसे बताया, उसने सीधा मुझे सिर्फ हक किया और एक्सेप्ट किया। सबसे मुश्किल पार्ट था मुझे अपनी मॉम को बताना। बीइंग अ पंजाबी, मेरी मॉम पंजाबी है, और पंजाबी मदर्स अपने बेटों के लिए बहुत ऐसा होती हैं कि मतलब वो नहीं एक्सेप्ट कर सकती इस चीज़ को, वो मान ही नहीं सकती। उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता भी नहीं था। 3 साल लगे मुझे उन्हें एजुकेट करने में, 3 साल लगे उन्हें बताने में कि मैं क्या हूँ, 3 साल लगे मुझे उन्हें साबित करने में कि मैं ऐसे भी अपनी ज़िंदगी जी सकती हूँ। मेरी ज़िंदगी में जब सक्सेस आई, मेरी ज़िंदगी में जब मैंने पैसा कमाना स्टार्ट किया, मेरी ज़िंदगी में जब मेरी मॉम ने देखा कि लोग मुझे आज जानते हैं, पहचानते हैं, इंटरव्यू होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं अपना काम करती हूँ, मैं अपने पैसे कमाती हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं अच्छा काम करती हूँ। जब उन्होंने ये सब देखा ना, तो उनका स्टीरियोटाइप टूट गया। उन्हें एक चीज़ समझ आ गई कि लड़का हो, लड़की हो या ट्रांस हो,
जो इंसान अपनी ज़िंदगी अपनी अच्छे से जी सकता है, आज मेरा भाई भी है और मैं भी हूँ, वो एक लड़का है, वो बिल्कुल वैसा ही एक लड़का है जैसे लड़के होते हैं, और मैं एक ट्रांस वुमन हूँ। मगर मेरी मॉम इस बात को समझ पाई कि बीइंग अ ट्रांस वुमन ये कुछ ऐसा बुरा नहीं कर रही है, ये कुछ गलत नहीं कर रही है। तो फाइनली मेरी मॉम ने मुझे एक्सेप्ट किया, मेरी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट किया। आज सिर्फ सोसाइटी रह गई है जिससे एक्सेप्टेंस की मैं फिर भी आज भी भीख मांग रही हूँ, क्योंकि कितना भी एक्सेप्टेंस मिल जाए सोसाइटी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करती, और तुम्हें इस सोसाइटी में ही रहना होता है। मैं चाहे कितनी भी बड़ी इंसान बन जाऊँ, मगर मुझे जाना उसी कैब के अंदर है। मैं चाहे कितने भी बड़े इंसान बन जाऊँ, मुझे जाना उसी जिम में होता है जहाँ वो ट्रेनर्स होते हैं, जहाँ वो लोग होते हैं जो काम करते हैं, जो सोचते हैं मेरे बारे में ऐसा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास ये चीज़ें आती गई और मैं इन चीज़ों को करती गई, लोग मुझे एक्सेप्ट करते गए, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई। बट मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत भी की इस चीज़ के पीछे। मुझे याद है कि मैं जब शॉपिंग करने जाती थी, अगर मैं किसी लड़के को बोलूँ कि जा आज एक ब्रा खरीद कर ला, वो नहीं खरीद के ला सकता। उसकी सेल्फ डिग्निटी ही उसे अलाउ नहीं करेगी कि मैं कैसे एक भैया से जाके ब्रा खरीदूँ, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। सेम मैं सोचती थी। तो सरोजनी नगर जाके मुझे शॉपिंग करनी होती थी, मुझे ब्रा खरीदनी होती थी, या पैंटीज़ खरीदनी होती थी, या लड़कियों के कपड़े खरीदने होते थे, तो वो लोग भी मुझे ऐसे देखते थे इस नज़र से कि तुम क्यों खरीद रहे हो, तुम तो एक लड़के हो, या तुम खरीद रहे हो तो ज़रूर तुम ट्रांस हो गए। तो शॉपिंग करना मेरे लिए एक बहुत मुश्किल टास्क होता था। मुझे याद है कि मैं एक मॉल के अंदर एक दिन शॉपिंग कर रही थी और एक लड़की मुझे मिली जिसको मैंने अपने बारे में, जो सेल्स गर्ल थी, मैंने उसे अपने बारे में बताया तो वो कूल थी। तो उसने बोला कि हाँ ठीक है मैम, आप ले लो और आप ड्रेसिंग रूम में चेंज कर लो। मगर इतनी देर में उसका मैनेजर आ गया, उसके मैनेजर को इस बारे में नहीं पता है। तो उसने इस बात को टालने के लिए बोला कि नहीं नहीं सर, ये डांसर है, और डांसर है वो वाले जो हिजरा डांसर्स होते हैं, और इसलिए ये लड़कियों के कपड़े खरीद रहे हैं। तब वो मान गया। बट मुझे ये बात बहुत बुरी लगी कि मैं एक डांसर नहीं हूँ। मुझे एक वुमेन के उसमें जाके चेंज करने के लिए डांसर बनने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं हूँ। तो वही, इस सोसाइटी में रहना बहुत मुश्किल है, इस सोसाइटी में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है एक ट्रांस वुमेन के लिए। जितनी भी प्रॉब्लम्स एक लड़की को होती है एक ज़िंदगी में ना, उसका 10 गुना ज़्यादा प्रॉब्लम एक ट्रांस वुमेन को होती है। मुझे ऐसा लगता है मैंने अपनी ज़िंदगी में एक टैबू को तो तोड़ा ही है जो कि ट्रांस वुमेन का है। दूसरा टैबू है टैटू आर्टिस्ट का, क्योंकि टैटूइंग भी आज इंडिया में एक टैबू ही माना जाता है। मोस्टली यंगस्टर्स इसको सपोर्ट करते हैं, मगर उनकी फैमिली आज भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टीरियोटाइप्स और जो टैबूज होते हैं, इनको तोड़ने में जो एक मज़ा है ना, वो बहुत अलग है। तो मैं तो दोनों को, मेरा प्रोफेशन है टैटू आर्टिस्ट का और मैं आइडेंटिफाई करती हूँ ट्रांस वुमेन को। तो मैं दोनों लाइफ्स को जीती हूँ और स्टीरियोटाइप्स तोड़ती चली जाती हूँ। तो जब मैंने ये काम सीखा, चेतन से मैंने ये टैटूइंग सीखी है। और टैटूइंग में क्या होता है कि जब आप किसी के ऊपर टैटू करते हो, सोचो आप कोई भी इंसान, सोचो कोई वुड के ऊपर काम करता है, तो जो वुड होता है ना, उसके लिए वो लकड़ी होती है। वो कुछ भी उससे बनाए, मगर वो उसके लिए लक्कड़ है, वो उस पर कैसे भी काम करता है, कुछ भी करता है, वो लक्कड़ उसके लिए है। वैसे ही हमारे प्रोफेशन में हमारा जो काम होता है वो सब स्किन के ऊपर होता है। सब लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, किसी ने तो अपनी एस पे टैटू करवाया हो तो फिर कैसा हुआ होगा, या किसी ने किसी अंडर बूब टैटू करवाया है तो कैसा हुआ होगा। सच बताऊँ तो टैटू आर्टिस्ट की ज़िंदगी में हमारे लिए स्किन सेम है। मुझे इस स्किन पे बनाना हो या किसी भी स्किन पे बनाना हो, मुझे बूब पे बनाना हो या एस पे बनाना हो या इनर थाई पे बनाना हो, मेरे लिए वो स्किन यहाँ की भी सेम है जितनी इस फोरआर्म की सेम है। जब एक टैटू आर्टिस्ट काम करता है तो वो बहुत डीप जाकर काम करता है, बहुत जोन के अंदर काम करता है। एक जोन बनाना पड़ता है, उस जोन को कभी ब्रेक नहीं किया जाता। उस जोन के अंदर हम लाइंस को लेते हैं। इस जोन का ये मतलब है कि वो जो लाइन स्किन के ऊपर बनी हुई है, हम सिर्फ उस लाइन को देखते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ हमारे लिए ब्लर हो जाता है। वो कितनी भी इंटीमेट जगह हो, मगर मुझे वो सिर्फ लाइन दिख रही है, मुझे अपनी मशीन दिख रही है। और हर टैटू आर्टिस्ट ऐसे ही काम करता है, इसी जोन से काम करता है, इसीलिए प्रिसाइज काम होता है। तो स्किन कहीं की भी हो, आर्टिस्ट ये भूल जाता है। स्टार्टिंग के दिनों में हो सकता है उसे ऐसा लगता हो कि हाँ एक्साइटमेंट है कि मैं यहाँ बनाऊँगा या वहाँ बनाऊँगा। इसका भी एक आंसर है। असली बात यह है कि टैटू आर्टिस्ट को इन जगहों पे टैटू करने में असलियत में मज़ा नहीं आता। अगर मुझे कभी फोर आर्म पे टैटू करना हो तो ये एक बहुत ईजी काम है, मगर वहीं अगर मुझे किसी की एस पे टैटू करना हो तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा, मुझे बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि हर जगह डिफरेंट स्किन अलग अलग होती है। तो किसी की स्किन बहुत सॉफ्ट होगी, किसी की स्किन बहुत बबली होगी। सोचो किसी के बूब पर टैटू करना है, सोचो मैं तुम्हें एक पेपर दूं और बोलूं कि इस पर लाइन बना दो, तुम बना दोगी, वो लाइन सीधी नहीं होगी। सोचो मैं तुम्हें ये स्किन दूं और बोलूं उस पर लाइन बना दो,
और मुश्किल हो जाएगा। अब सोचो तुम्हें बूब पर टैटू करना है, मैं तुम्हें ऐसा एक सरफेस दूं जो बबल कर रहा है, जो ऊपर नीचे जा रहा है, जो बहुत फ्लैशी है, तो ये कितना मुश्किल काम हो जाएगा। तो मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि टैटू आर्टिस्ट इन पार्ट्स को अवॉइड करते हैं लेने की जगह। कुछ आर्टिस्ट करते होंगे जिन्हें एक्साइटमेंट होगी इन चीज़ों की, मगर जो भी प्रोफेशनली इस काम को कर रहा है उसके लिए स्किन है। मैं तो अपने टैटूइंग करियर में देखती हूँ कि अगर कोई ऐसा प्लेसमेंट आ जाए तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उसे पास कर दूँ या फिर मैं उसको प्लेसमेंट थोड़ा सा चेंज कर दूँ। ये बहुत मिसकंसेप्शन है। बहुत सारे लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि तुमने किसी की एस पे टैटू बनाया है कभी, तुम्हें कैसा फील हुआ? मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, मुझे सेम फील हुआ जैसा मैंने फोर आर्म पे बनाया। मुझे बहुत मुश्किल हुई उसको बनाने के अंदर, तो मेरे लिए वो अच्छा टैटू नहीं था, मेरे लिए वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक लड़के के तौर से मैं देखती और प्रोफेशनलिज्म अगर मैं नहीं फॉलो करती तो ऑब्वियसली ये काम ऐसा है, ये काम इतना इंटीमेसी का है, किसी के सामने तुम्हें जाकर खुलना पड़ता है, टैटू बनवाना पड़ता है, पेन लेना पड़ता है आर्ट के लिए। बीइंग अ ट्रांस वुमेन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन बैरियर्स को ईजिली तोड़ पाती हूँ। किसी भी वुमन को अगर टैटू करवाना होता है किसी भी ऐसी प्लेस पर, तो वो मेरे से बनवाने के लिए बहुत कूल होती है। क्यों? क्योंकि मैं एक वुमन को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि खुद मैं एक वुमन हूँ। चाहे मैं पैदा लड़का हुई हूँ, मगर आज क्योंकि मैं एक ट्रांस वुमेन हूँ, मैं उस वुमन को इतने अच्छे से समझ पाती हूँ कि अगर 2 मिनट भी मैं उससे बात कर लूँ तो हमारी वो जो प्रॉब्लम होती है इंटीमेसी की, वो ख़त्म हो जाती है। बात आती है स्किन की, बात आती है प्लेसमेंट्स की। मेरे लिए स्किन हर जगह सेम है। मैं जब अपना टैटू करती हूँ तो मैं एकदम जोन में चली जाती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं दिखता है, मुझे वो लाइन दिखती है और मुझे अपनी मशीन की निडल दिखती है। निडल बहुत पतली होती है, निडल को ऐसे देखा नहीं जा सकता, और जब वो मूव कर रही हो तो बहुत मुश्किल होता है, मगर हमें निडल और लाइन को देखना होता है, तुम किसी और चीज़ को देख ही नहीं सकते। तो मैं तो जब भी टैटू, और मेरे जो टीचर है चेतन, उसने मुझे एक बात बताई थी कि जिस भी दिन ये तुम्हारे हाथ या तुम्हारे टच पे कुछ भी मैटर नहीं करता, जिस दिन भी तुम अंदर से सोचोगे ना इंटेंशनली कि तुम इसको टच करने के बहाने टैटू कर रहे हो, जिस दिन भी, मैंने आज तक ऐसा किसी के साथ नहीं किया है, बट जिस दिन भी मैं उस इंटेंशन से करूँगी कि ये कितनी हॉट लड़की है या मैं इसके वहाँ करने वाली हूँ, उस दिन उस इंटेंशन से मेरे हाथ के थ्रू उस लड़की को पता चल जाएगा। ये मेरे टीचर ने मुझे सिखाया। और बहुत सारे टैटू आर्टिस्ट ऐसा करते भी हैं, ऐसी चीप हरकतें होती रहती हैं, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपनी इस फील्ड में ये काम ना करूँ, अपने इंटेंशन में भी इस चीज़ को ना लाऊँ। मैं कभी इंटेंशन में भी, जब अपना काम होता है वो अपना काम होता है, तुम्हें अपना काम करना है, हर इंसान के लिए उसका काम उसका वर्शिप है। तो मेरे लिए जैसे ही, चाहे मैं उस लड़की को डेट कर रही हूँ या किसी लड़के को डेट कर रही हूँ, जब मैं उसके टैटू कर रही होंगी तो मैं पूरी प्रोफेशनलिज्म में कर रही होंगी, मैं पूरे आर्ट में जाकर कर रही होंगी। Like what you saw? Support us so we can create more empowering content for you. Like and share this video and subscribe to our YouTube channel.